लेकिन ये थोड़े से आने चाहिए। आज हम ये करेंगे कंप्लीट। ठीक है। सो अब फंक्शंस जो होते हैं ये दो टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे। और दो टाइप के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइप का फंक्शन है आपका जिसमें रेफरेंस होता है दिया हुआ, विद रेफरेंस। एक विद रेफरेंस आपका फंक्शन होता है और एक होता है आपका विदाउट रेफरेंस। तो विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस में ये डिफरेंस है कि जैसे कभी हम किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ जाना है, तो वो हमें रेफरेंस देता है क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस बता पाना पॉसिबल नहीं है कि हमने जिसको जो कन्वे किया है वो वही चीज समझे। तो हमेशा हम उसके आसपास का एरिया का या कोई लैंडमार्क होता है उसको हम रेफर करते हैं कि इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे आने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो इस जगह को। हाँ जी। यहाँ मेडिसिन.com पे। तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, मुझे एक लैंडमार्क की जरूरत पड़ी तो उसको हम रेफरेंस कहेंगे। सिमिलरली जो रेफरेंस है यहाँ पर हम एक्सेल में इस सेंस में यूज करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन फॉर्मूला डालना है तो उसे पता तो हो कि कहाँ के रेफरेंस में आप डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ हर सेल का खुद का एक एड्रेस है। जैसे हमने देखा था G3 है। और अगर ये छोटा डेटा है तो ठीक है, एक सेल पे हमें अगर ऑपरेशन करना है कि चलो ये इसका F2 है। लेकिन अगर लंबा डेटा है तो कैसे करेंगे? उस केस में तो यहाँ पे हमारा नेम आता ही नहीं है, तो हमने नेम मैनेजर एक पढ़ा था। दूसरी चीज, जब हम बड़ा डेटा पे काम करते हैं जिसका डेटा डायनेमिक है, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का पूरा डेटा है आपके पास में। हर महीने कोई ज्वाइन करेगा, कोई आपका रिजाइन करेगा, तो वो डेटा बड़ा डायनेमिक होता है। तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ता है कि ये आपका रेफरेंस है, इसके बेसिस पे आपको जो है फॉर्मूला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। अच्छा। 99% जो फॉर्मूलाज हैं आपके वो आपके विदाउट रेफरेंस आते हैं। हाँ जी। अ, जिसमें आपको रेफरेंस की जरूरत मतलब, सॉरी, 1%। 1% फॉर्मूला जो है जिसके अंदर में आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है वो बहुत कम है। अच्छा, विद रेफरेंस वाले क्योंकि मैक्सिमम हम जो फॉर्मूला फंक्शंस अप्लाई करते हैं उसमें हमें किसी ना किसी का रेफरेंस चाहिए ही होता है। किसी के नाम के बेस पे आप उसका फर्स्ट नेम निकाल रहे हो, लास्ट नेम निकाल रहे हो, या किसी सैलरी के बेस पर आप उसका इंश्योरेंस अमाउंट निकाल रहे हो। किसी एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से आप उसका टारगेट डिसाइड कर रहे हो कि उसका सेल्स टारगेट कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है वो रेफरेंस में आता है। तो 99% जो है आपका रेफरेंस वाले आपके फंक्शंस हैं। और सिर्फ 1% ही हैं जो आपके विदाउट रेफरेंस है। विदाउट रेफरेंस आपके ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 फंक्शंस है। ठीक है। वो हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो आपका यूज होता है वो है आपका टुडे। अच्छा, टुडे। हाँ, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आज की डेट डालना बहुत जरूरी होता है कि आज का डेट क्या है, और हर दिन डेट चेंज होता है। तो रोज जाके एक फंक्शन हमने डाल दिया टुडे, वो आपको आज का डेट दे देगा। ठीक है। अब आज का डेट आपका आ गया। हमें फॉर्मूला फंक्शंस को जब सीख रहे हैं ना, तो एक चीज बड़ी जरूरी होती है कि जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सबसे पहले तो मतलब ये तरीका मेरा है जिससे सीखने में बड़ी आसानी होती है। ये मेरा फंक्शन है, मैंने फंक्शन का नाम लिख लिया। अब ये फंक्शन का मैं लिखूंगा इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि जैसे ये आपने फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर में जो आपने लिखा है ना इक्वल्स टू टुडे, और ये आपने ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर में कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया है, और डायरेक्टली ये हो गया और हमारे को इसने आज का डेट दे दिया है। जो टुडे है इसके बारे में आप लिखो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने सबसे पहले सिंटेक्स लिखा, फिर आपने इसके बारे में क्या लिखा कि ये क्या देगा आपको, टुडे फंक्शन क्या करता है। इट विल गिव टुडेज डेट। ये आपको आज का सिर्फ डेट देगा। अब लास्ट में आप क्या करो कि आप इस फंक्शन को अप्लाई करके देख रहे हो। तो इक्वल्स टू टुडे, तो इसमें आपको डेट आ गया। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब जितने हमारे फंक्शंस हैं, बेसिक जो फंक्शंस हैं, तो आपका ये जब पार्ट क्लियर होगा ना, यही सेम चीज क्लियर होने के बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग
और डेटा वैलिडेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। कोडिंग वगैरह जो लैंग्वेज होती है उसमें भी जो हम कोड में यूज करते हैं वर्ड्स को, उसको सिंटैक्स कहते हैं। तो ये आपने सीख लिया तो आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग का भी बेसिक नॉलेज होगा। ठीक ठीक है। अब इसका हमें एक्सप्लेनेशन जो है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो ये हमारा विदाउट रेफरेंस वाला है। कोई रेफरेंस नहीं है, इसमें कोई रेफरेंस हमारा नहीं है, सीधे सा। सो सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन आता है, वो है नाउ। अच्छा, टुडे का मतलब भी आज होता है, नाउ का मतलब भी लगभग आज का ही होता है कि अच्छा अभी क्या समय हो रहा है, तो उसमें आप डेट एंड टाइम पूरा बताते हो। तो लेकिन टुडे मैं जब पूछ रहा हूँ तो आप बताओगे आज का दिन कौन सा, या तो आप मंगलवार सोमवार इस तरीके से आप बताओगे। अदरवाइज आप क्या सोचोगे कि ठीक है आज का डेट पूछ रहा है शायद, तो आज आपका डेट बताओगे। नाउ में और इसमें यही डिफरेंस है कि नाउ जो फंक्शन है उसके अंदर में आपको क्या मिलता है, डेट के साथ साथ में टाइम। बहुत सारी जैसे क्या करते हैं ना, हम लोग डेटा पे काम कर रहे हैं, मेरा सेल अभी पंच हुआ है, या मेरे पास एक रिसीट अभी आई है, या फिर मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ईमेल किस टाइम पे रिसीव हुआ था, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना, वो एस्केलेशन करते रहते हैं कि मैंने आपको इस टाइम पे मेल किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपकी वजह से मेरा ट्रांजेक्शन डिले हो गया। तो उस तरीके का जो डेटा जिसमें डेट और टाइम दोनों जरूरी है, तो मैं जब वर्क करता हूँ तो मेरे लिए डेट एंड टाइम बहुत जरूरी होता है। तो मैं टाइम भी मैप करके रखता हूँ कि किस टाइम पे मेरे को क्या चीज रिसीव हुई है। मैं नाउ फंक्शन को ज्यादा यूज करता हूँ रेदर देन टुडे का, क्योंकि मुझे डेट एंड टाइम के साथ मिल जाता है। अब इसका जो फॉर्मेट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, अभी स्लैश में है, हो सकता है कि आप चाहते हो कि नहीं इसको दूसरे तरीके से मैं देखूं। तो यहाँ होम के अंदर में, होम टैब में आप यहाँ पे एक देखेंगे आपके पास में ऑप्शन है, ये आप जाओगे यहाँ पे शॉर्ट डेट है, एक है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेट है वो आपका इस तरीके से आ गया, जिसमें आपका डे भी मेंशन्ड है और आपका डेट भी है, और ये टाइम चला गया। तो मेरे को तो टाइम भी चाहिए, मैं वापस से इसको शॉर्ट में करूंगा, अब टाइम गायब हो गया। मैं इसको बैक करता हूँ, मैं जाऊंगा अब मोर नंबर फॉर्मेट्स में, नंबर के अंदर में जाके डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कस्टम। सब हो जाए। सो कस्टम जो लिखा हुआ है इसके अंदर में हम क्या करेंगे, अच्छा हमारे को डेट एंड टाइम दोनों चाहिए यहाँ पे, लेकिन डेट वाले में सिर्फ डेट्स ही दी हुई हैं। इसके अंदर में ऐसा कोई फॉर्मेट है हमारे पास जिसमें डेट के साथ टाइम भी दिया, अच्छा हाँ ये रहा, मिल गया हमको। मैंने इसको चूज कर लिया, यहाँ से मैंने लोकेशन अपना चूज कर लिया, इंग्लिश यूएस है तो यूएस, इंडिया है तो इंडिया। यहाँ से चूज करने के बाद में अच्छा यहाँ पे आप फॉर्मेट आप देखिए कि ये उसी हिसाब से दे रहा है, आपका मंथ पहले डी डी वाई और लास्ट में आपका वाई वाई, क्योंकि ये यूएस है। अगर मैं यहाँ से इसको इंडिया कर दूंगा तो इसकी सेटिंग्स चेंज होके फिर इंडिया के लिए आएंगी। इंग्लिश इंडिया, ये अब देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया, अब डी डी एम एम वाई वाई हो गया। तो वो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो जैसा आपको वर्क करना है जिस लोकेशन में। और मैं यहाँ से चूज कर लूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा कस्टम पे जाऊंगा, कस्टम में जाके चेक करूंगा कि मेरे पास ऐसा है फॉर्मेट जो मेरे को चाहिए, कहीं नहीं है। तो मैं यहाँ पे खुद का बना लूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेट है ना उसमें स्लैश की जगह ना माइनस डैश आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ लिखूंगा डी डी एम एम एन, 4 बार। किसी को चाहिए कि 2 बार ही चाहिए कि सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट है तो वो 2 डिजिट डालेगा।
अब मैंने यहाँ पे डाल के इसको कर दिया ओके। पहले जो हमारा स्लैश में था अब उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मैं उसके आगे एच एच और डाल दूंगा तो वो उसको भी शो करेगा। कस्टम मोर नंबर फॉर्मेट। अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे मिला नहीं था, वापस से इसको हम यूएस कर लेते हैं क्योंकि आपको यूएस में ही वर्क करना है। हमने यूएस इंग्लिश कर लिया। अब आपको फॉर्मेट ये स्लैश की जगह आपको दूसरा चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम पे गए। हमारे पास में कोई ऑप्शन है दिया हुआ? इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये तो है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे गया मुझे मंथ पहले चाहिए, मुझे डेट, मुझे डैश भी चाहिए। मुझे डैश चाहिए। और अब मेरा हो गया फॉर्मेट डी और वाई एंड मेरा आर आ गया और मिनट आ गया। ठीक है, और अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ पे सिमिलरली वापस से एस एस भी डाल दूंगा तो मेरा सेकेंड्स में भी आ जाएगा। मैं इसको ओके करके देखता हूँ। एग्जैक्ट मुझे मेरे को जो फॉर्मेट चाहिए था डेट एंड टाइम का वो मुझे मिल चुका है। अब हमें फॉर्मेट पर दो चीजें हमने यहाँ सीख लिया। एक, हमने सीखा नाउ फंक्शन, और दूसरा डेट के फॉर्मेट्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। और ये अच्छा, ये ना कभी कभी ऐसा आ जाता है तो हमें लगता है यार ये क्या आ गया। ये कुछ नहीं है, बस ये छोटा है ना इसलिए दिख नहीं रहा। हमने इसको बस वो कर दिया एडजस्ट, तो अभी ऑटोमेटिक दिखने लग गया है। तो सिमिलरली हम यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे नाउ। अच्छा, अगर मैं ये लिख के करूँगा तो ये वापस ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिंटेक्स आए, तो मैं फॉर्म फंक्शन से पहले एक स्पेस दे दूंगा। तो ये मेरा एज इट इज लिखा हुआ है। फंक्शन से पहले एक स्पेस दे दिया, हाँ। अब मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, इट विल गिव मी टुडेज डेट एंड टाइम। हो गया। और ये चेंज होगा, जितनी एक्टिविटी करूंगा उतना ही चेंज होगा क्योंकि हमने वो डायनेमिक वाला सीखा था। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टैटिक हो जाए तो हमने क्या सीखा था, कंट्रोल सी प्लस स्पेशल पेस्ट। वैल्यू में हम वैल्यू में स्पेशल पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा हमारा। अब हम अगला फंक्शन सीखते हैं पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। ये कभी कभी यूज होता है, ये भी हमारा विदाउट रेफरेंस होता है। तो इसको हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल पाई डाल देंगे, विल गिव पाइज वैल्यू। तो हम देखते हैं क्या होता है। इसने हमें पाई की वैल्यू दी थी 3.14। अब अगला फंक्शन है हमारा रो, जो कि हमने पढ़ा था। सिमिलरली आपका आर ओ डब्ल्यू। और अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा इसने क्या बताया कि ये वाला रो कौन सा रो है ये, क्योंकि हमने रो फंक्शन आप जहां लगाओगे वो उस जगह का बताएगा आपका कौन सा रो नंबर है। तो हमारा यहाँ से कौन सा रो है, ये 8वां रो है। अब सिमिलरली मैं कॉलम फंक्शन यहाँ लगाऊंगा। ये सब बड़ी अच्छी चीज सिखा दी आपने, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को ये क्या किया आपने, जो इंग्लिश वाला यहाँ तक कि मेरे को मैं एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सी ओ, मैंने यहाँ लिख लिया, इसको बंद कर दिया। मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा एक आगे, तो ये चेंज हो जाएगा सिर्फ। ये टेक्स्ट बन गया ना फिर, ऐसे तो फॉर्मूला था, बाद में हमने इसको टेक्स्ट बना दिया। अब ये कॉलम फंक्शन क्या बताता है कि ये जो जगह है यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा कॉलम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो ये कौन से कॉलम पे है, 7वां बोल रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7th कॉलम है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया।
अब दो फॉर्मूलाज आपका और है। आपका 5 हो चुका है, टोटल 6 होते हैं। एक है रैंड आप, हमें रैंड का पता ही है कि ये हमें रैंडम वैल्यूज हमें देता है। तो ये हमें रैंडम वैल्यूज देता है बिटवीन 0 to 1। ये एक्टिविटी जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, ये सिमिलर एक्टिविटी आपको करके प्रैक्टिस करना है, और ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, हमें कल सबसे काफी टाइम लगा दिया तो ऑलरेडी ये पाए जो है और ये नाव जो है, डेट मेरे को पहले पता था लेकिन नाव का नहीं पता था मुझको, और पाए का भी नहीं पता था। तो ना वो आप सिखा चुके हैं, रैंड भी आप मेरे को सिखा चुके हैं। सो अभी हमने ये फंक्शंस कितने कर लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हम सीखेंगे रैंड बिटवीन, और हमने रैंड बिटवीन भी पहले से सीखा हुआ है। बस डिफरेंस उसमें ये है कि ये जो फंक्शंस हमने अभी पढ़े, ये सारे आपके विदाउट रेफरेंस है, किसी में भी आपने रेफरेंस नहीं डाला ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली रैंड में भी नहीं आएगा रेफरेंस, अगर आप यहाँ करोगे। रैंड के अंदर भी कोई रेफरेंस नहीं लगता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं तो कोई फंक्शन विदाउट रेफरेंस फंक्शंस। पाए के तो नहीं यूज होता पाई अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ करते हो तो पाई यूज होता है, बाकी नॉर्मली आप जो है ना ये 5 ही यूज करोगे। है। अगर मैंने आपको बोलना है कि 100 का 3.14 क्या होता है, तो आप कर सकते हैं इज इक्वल टू 100 इंटू मल्टीप्लीकेशन लगा के 3.14। हाँ, ये हम कर इस तरह सकते भी कर सकते हैं, पाए करके भी यही वैल्यू है। हैं। सो अगर मान लो मेरे को कोई डिवीजन या कुछ करना है, तो मैं सिंपल करूंगा कि 22 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा, तो मुझे वैल्यू दे देगा 5 की वैल्यू। आपकी लग यही होती है, ये तो उसने सिंप्लीफाई करके दिया है, 22/7 आपका होता है 3.14 आगे मतलब पीछे। तो ये अब हमारा विदाउट रेफरेंस फंक्शंस हो गया। अब हम विद रेफरेंस जो फंक्शंस है हमारे रैंड बिटवीन, हमने ऑलरेडी काफी सारे तो किए ही हुए हैं। अच्छा, अभी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, उसमें आप ये दोनों जो बटन्स होंगे ना, कंट्रोल और फंक्शन, जो भी लेटेस्ट जो जितने भी लैपटॉप्स अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसमें फंक्शन बटन को यहाँ डाल दिया है और कंट्रोल को इधर कर दिया है। तो अब ये क्या होता है कि जो नया लैपटॉप यूज करता है उसको आदत होती है इधर लास्ट वाला बटन दबाने की, कंट्रोल का। एंड जो पुराने टाइम से ही कंप्यूटर चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट है, इसको सीखना पड़ता है फिर कहाँ लगाना बटन। सो अब हम यहाँ पे यूज देखेंगे रैंड बिटवीन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। तो रैंड बिटवीन जो फंक्शन है वो हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमें कोई भी रैंडम नंबर्स चाहिए, रैंडम वैल्यूज चाहिए, सिर्फ उस फंक्शन के लिए हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि रैंड बिटवीन से आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बना सकते हो। आपको सैलरी रैंडम बनवानी है, या आपको सीरियल नंबर रैंडम चाहिए, या ओटीपी आपको सोच रहे हो जनरेट करने का कि मेरे पास सेम कोड है, वो भी उसके पास उस टाइम पे है। तो इन सभी चीजों के लिए आप रैंड बिटवीन नंबर्स को आप यूज करते हो। यहाँ पे रैंड बिटवीन आ गया। अब हम इसको दे देंगे कोई डेटा दे देंगे 99 से लेके 9999 तक में, आप मेरे को कोई रैंडम नंबर दे दो। इसने दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ना मेरे को हर नाम के, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास नाम होते हैं अलग अलग लोगों के, ये नेम्स हैं और ये उनकी सैलरी है। ठीक है, तो नेम्स में हम देख लेते हैं कि संडे मंडे कर देते हैं, ये आपका वीक नेम है। ठीक है, और ये आपका सेल्स कर देते हैं। अब ये चेंज होती जाएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा रैंडम नंबर इन चीजों के लिए बड़ा यूज होता है। जब आपको कोई रैंडम डेटा सेट बनाना है, तो आप रैंड बिटवीन का आप यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा, अब हम यूज करेंगे सम मैक्स। ये हो चुका है हमारा, इसको हाईलाइट कर देंगे। अब हम ये जो नॉर्मली जो ऑपरेशन करते हैं ना, सम करना और मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, एवरेज प्रोडक्ट, ये देख लेते हैं। सम फंक्शन तो हमें ऑलरेडी आता है। जैसे कि हमें ये जो हमारा सेल्स आया है, इसका मुझे सम चाहिए।
तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल इक्वल्स टू, पहले तो इसको वो कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है ना। तो हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, इससे हमारा स्पेशल पेस्ट हो गया। अब नहीं चेंज होगा ये। अब मुझे चाहिए टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स लेने के लिए मैं क्या करूंगा, सम निकाल दूंगा, SUM। और हम यहाँ पे इसको यहाँ से आकर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये बहुत छोटी सी चीज है और बहुत लोगों को नहीं पता होती है, और इसकी वजह से डेटा में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, पूरे डेटा के अंदर में चेंज ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे सेल्स निकाला, और मैंने इसको ये कर दिया, यहाँ पे सेल्स का फॉर्मूला डाल दिया। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज है मेरी, मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया है डेटा का, ये रेंज अलग होगा। अच्छा, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला नीचे भी होगा ड्रैग, सेम टू सेम, बट इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। इसमें सम तो अलग आया ना, सम अलग क्यों आ रहा है, ये तो इसको यहाँ से आता कि सम करना चाहिए था। लेकिन दोनों में फर्क क्या आया, यहाँ पे देखना आप, E3 से E11 हो गया। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया ना, तो E3 से E11 हो गया। हमारा जो रियल डेटा था वो E2 से लेके E10 तक था। तो जब मैंने नीचे वाले में ड्रैग किया, तो वो एक खिसक गया नीचे, 10 ही वैल्यू लिया, पर वो उसने यहाँ से लिया। तो मैं चाहता हूँ यार वो ऐसा ना हो, मेरा डेटा चेंज ना हो। अभी तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन जब बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं, जब हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूलाज को, कोई वैल्यू है नहीं, E11 में कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा में आप जीरो डाल दीजिए। जीरो ही कंसिडर करेगा, अगर आपका ब्लैंक है तो जीरो लेगा वो। लेकिन आपका सम चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो स्टैटिक रहे, हर वैल्यू पे सम चेंज ना हो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आप डालोगे और आपने उसको डबल क्लिक करके आपने पूरे पे उस फॉर्मूला को डाल दिया, अगर आपने उसको ऐसे ही रखा हुआ है डायनामिक, तो आपका हर किसी का समेशन जो होगा या एवरेज होगा वो तो चेंज होता जाएगा। वो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना, फॉर्मूला लगाने के टाइम पे ही आप क्या करोगे, जब आप ये सेलेक्ट कर रहे हो, आपने जैसे सेलेक्ट किया यहाँ से, तो अब दबाओगे आप F4। हाँ, अब F4 आपके में डायरेक्टली नहीं दब रहा, किसी किसी लैपटॉप में डायरेक्टली दबता है। तो डायरेक्टली जिसमें नहीं दब रहा है, तो उसमें क्या करना है, फंक्शन दबा के F4 दबाना है। अब देखिए, F4 दबाया आपने फंक्शन क्लिक करते हुए, तो क्या हुआ, सबके आगे डॉलर लग गया। डॉलर लगने का मतलब ये है कि आपने उसको फ्रीज कर दिया, जो डेटा था आपका उसको आपने फ्रीज कर दिया। एक बार मैंने F4 दबाया तो ये हुआ, दूसरी बार फिर से मैं F फंक्शन प्लस F4 दबाऊंगा, तो अब ये कहाँ, डॉलर दो दो थे पहले, अब एक एक हो गया। अब डॉलर सिंबल किसके आगे है, तो आपका जो रो है ना, रो के आगे डॉलर सिंबल लग गया। एक और बार दबाऊंगा, तो आपका ये कॉलम के आगे डॉलर लग गया, मतलब इसने कॉलम को फ्रीज कर दिया। हम जब काम करेंगे ना इसको, तो आपको ज्यादा इसका आइडिया होगा। अब अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, दोबारा में जाके एक बार दोबारा मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, E10 तक आ गया। सबसे पहले अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू सम किया, और सम करने के बाद में फॉर्मूला तो वो चल ही रहा है, हम सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल यहाँ से आकर कट। अब सेलेक्ट करने के बाद में मैं दबाऊंगा फंक्शन F4। किसी किसी लैपटॉप में फंक्शन दबाना पड़ता है, किसी किसी में डायरेक्टली F4 में से हो जाता है। हाँ, यहाँ पे हमें दबाना पड़ा, तो अब ये फ्रीज हो गया पूरा। डॉलर साइन E2, so that is no डॉलर साइन E, फिर डॉलर साइन एंड दैट इज सेकंड रो। करेक्ट, सो यहाँ पे डॉलर लगने का मतलब ये है, अगर कॉलम से पहले ई कॉलम है, कॉलम से पहले डॉलर लग गया मतलब कॉलम फ्रीज हो गया, और टू से पहले डॉलर लगा मतलब कि रो फ्रीज हो गया। तो पहला जो रो है, पहला जो कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है। वैसे ही लास्ट वाला, तो ये पूरा जो डेटा सेट है ना, इसको आपने फ्रीज कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आ गया। अब मैं इसको वापस से ट्रैक करके देखता हूँ, कितना भी ड्रैग कर लो आपका इसका वैल्यू सेम आएगा। इवन कि अगर आप इसको ड्रैग करके यहाँ भी ले जाओगे ना, तो भी आपका वैल्यू सेम आएगा। और यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लो, क्योंकि ये चल ही रहा है कॉन्सेप्ट, तो मैं वो पूरा बता ही देता हूँ।
अब हम फिर से पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फंक्शन प्लस F4 मैंने एक बार दबाया था पहले। अब मैं फंक्शन प्लस F4 दूसरी बार दबा रहा हूँ। तो अब इसने क्या फ्रीज किया, रो को फ्रीज किया, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मतलब F2 से, मतलब E2 से ये E3 नहीं होगा, या E10 से E11 नहीं होगा, या E9 नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ रो को फ्रीज किया है, एंटर दबाया। तो अब आंसर, तो मेरा समेशन जितना भी होगा वो सेम आएगा, लेकिन चेंज कहाँ आएगा, यहाँ। यहाँ जीरो आ गया। क्यों? मैंने जब उसको उधर ड्रैग किया तो उसने क्या किया, एफ ले लिया कॉलम। हमारा तो ओरिजिनल डेटा ई में था ना, एफ में तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके पकड़ लिया मैंने समेशन के लिए, और अगर मैं इसको 3 बार दबाऊंगा, 1 2 3, अब कॉलम फ्रीज हो गया और रो फ्रीज नहीं है। मतलब अब ये ऐसे और ऐसे जाएगा, तो उसको चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर नीचे में वैल्यू अलग आएगी। अब मैं इसको यहाँ कितना भी करूंगा तो आंसर हमारा सेम आएगा। बट अब क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया था, तो नीचे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि अब ये डेटा अलग है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि कैसे जो है फ्रीज अनफ्रीज जो है वो काम करता है, और ये बड़ा क्रूशियल है। जब हम आगे बड़े डेटा पे काम करेंगे ना, जब एग्जाम्पल असाइनमेंट्स होंगे, तब ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मतलब डिपेंड करता है कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले में आप क्या चाहते हो कि अगला रो कंसीडर हो या ना हो। वो हम जब करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व, तब हमें समझ में आएगा। कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। सो अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया यहाँ पे, सम। अब हम एवरेज। देखिए B2C B15 B20 को उसमें कर दिया, या तो उसको वाटरसन को यूज कर लो। ये इतना डिटेल में कभी नहीं किसी ने सिखाया है। तो ये जो है ना, ये पार्ट इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि अब आप जब बड़े लेवल पर आप काम करते हो ना, तो छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा फाइनेंस का डेटा चेंज कर देती है। जिसने एक्सेल सीख लिया वो ऑलमोस्ट सारे टूल्स पे काम कर लेगा, उसके लिए ये कोडिंग के लिए बेटर है। अगर आपने कोडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज लेनी है ना, तो एक्सेल बेस्ट स्टार्टर है उसका। तो एवरेज, हम जानते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज का हमने फॉर्मूला डाला, टैब डाल लिया। अब मैं डेटा सेलेक्ट कर लूंगा और मैं डेटा को फंक्शन से फ्रीज कर दूंगा, एक दबा के। अब मेरा आंसर एवरेज आ गया। एवरेज तो तब भी आता अगर मैं फ्रीज नहीं करता। फ्रीज कर दिया। तो यहाँ से हमारा डेटा कहाँ तक है, यहाँ तक है। एवरेज हो गया। अब आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट तो हमें पता ही है, इक्वल्स टू, अगर आपको कई सारी चीजें एक साथ मल्टीप्लाई करवानी है तो आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ये तो मैं जस्ट एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए मैं इन सबको मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ। फंक्शन से मैंने फ्रीज कर दिया और ये ई में आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। जब वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना, तो उसका आंसर ई में आ जाता है। और इसी को मैं, अगर मैं टेक्स्ट में कोशिश करूँ तो नंबर्स में देखिए कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। इसीलिए उसने उसको ई में कन्वर्ट कर दिया था, 10 रेज टू पावर जो है उसमें चला जाता है, क्योंकि बड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन है ये। अच्छा, अब इसी के अंदर में मैंने बोला कि अब मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम सेल्स मेरे को कहाँ पे मिलेगी और मिनिमम सेल्स कहाँ मिलेंगी। तो मैं मैक्स यूज करूंगा फंक्शन MAX। MAX यूज करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग कर लिया। ठीक है। अब मैं फिर से फ्रीज कर दूंगा पूरा डेटा को, और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा।
अब मुझे ये इनके अंदर में मैक्सिमम जो सेल्स है ना, मुझे वो बता देगा कि मैक्सिमम सेल कितने की हुई है। तो 8,800 या 382 का मैक्सिमम सेल है। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को मिनिमम सेल्स बताओ कि मिनिमम कितने का सेल हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, फंक्शन F4 से फ्रीज कर दिया, फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। तो मुझे इसने बता दिया कि मिनिमम 1,440 रुपए का मिनिमम सेल्स वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 कॉन्सेप्ट्स और सीख लिए। सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, किसी भी डेटा का। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये इसी डेटा का बताएगा, लंबे वाले का नहीं। अगर मान लो कोई ऐसा डेटा होता है रैंडम, अभी तो ये वो है, सेम ही है। चलो एक ड्रैग कर लेते हैं इसको, ये अलग डेटा आ गया ना। अब इसको मैं, सो हम एक ये डेटा ले लेते हैं। इसके अंदर से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसके अंदर ये पूरे डेटा में से मैक्सिमम बताओ, तो वो भी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है वो सिर्फ रो का ही मैक्सिमम बताएगा। मैंने अब क्या किया, सिंपल यहाँ पे जाके मैक्स फंक्शन लगाया, MAX लगा के ब्रैकेट स्टार्ट, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया मैंने ये वाले। देखो अब F11 यानी कि यहाँ से कहाँ तक, H22 यानी कि यहाँ तक। अब मैं इसको कर दूंगा फ्रीज। नहीं, फंक्शन F, फिर मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, शिफ्ट 0। मैक्सिमम बता दिया, इस पूरे डेटा सेट में मैक्सिमम जो नंबर है वो 9798 है, ये रहा यहाँ पे। अब इस पूरे में से, पूरे डेटा सेट में से मिनिमम कौन सा है, MIN मिनिमम। और ये पूरा डेटा फिर से सेलेक्ट कर लूंगा मैं, इस पूरे को फ्रीज कर दूंगा डेटा को, फंक्शन F4 से, और ब्रैकेट बंद। मुझे अब ये बता रहा है कि मिनिमम जो इसमें नंबर है वो 6934 है, 6934 ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा 5 फंक्शंस हो गए, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मैक्स, मिनिमम। अब आगे हम देखते हैं कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। उससे पहले ना ये फंक्शन देख लेते हैं, दो छोटे छोटे, रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, हमने रो फंक्शन तो सीखा था और कॉलम फंक्शन भी सीख लिया। कॉलम फंक्शन हमें बताता है कि जिस समय जिस सेल के अंदर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसका वो कॉलम नंबर बता देता है। सिमिलरली रो भी, जिसमें आप रो फंक्शन लगाओगे उसका वो रो नंबर बताएगा। लेकिन मान लो मेरे को पता करना है, इस डेटा को ना साइड में रखते हैं यहाँ पे। अगर अब मेरे को जानना है, तो एक डिस्टर्ब हो जाएगा ना माइंड, क्योंकि वो काम होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, रोज। तो हम यहाँ पे रोज फंक्शन देखते हैं कैसे यूज होता है, रोज का। रोज कर दिया। हाँ। ये एक अलग फंक्शन है, आप रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, इनमें क्या होता है कि अब मेरे को रोज चाहिए, मेरे को ये जानना है कि टोटल कितने रोज हैं, ये मेरा डेटा है, तो उसके अंदर में टोटल कितने रोज हैं। तो मैं रोज फंक्शन लगाऊंगा, ROS, अब ये बोल रहा है एरे। यहाँ पे ना आपको हिंट भी देता है वो, रोज फंक्शन लगाया, वो बोल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे, अच्छा उसके बाद एरे, एरे मतलब डेटा, तो मेरे को इसको एरे देना है, तो यहाँ से मैंने उसको एरे दे दिया। अच्छा, अब ये मेरे, हाँ वो खुद पिक कर रहा है। तो अब मैंने इसको एरे दे दिया और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। मैंने फ्रीज नहीं किया, मैं फ्रीज कर सकता था, बेस्ट तो यही है कि आप फ्रीज करते हुए चलो। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा, मुझे ये बोल रहा है 12 रोज हैं। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4,
पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 रोज है। तो आप इसको जो भी डेटा दोगे ना, इसमें आप पूछ लोगे भाई उसका कितना रोज है, तो वो आपको नंबर ऑफ रोज बता देगा। सिमिलरली कॉलम्स जो है, कॉलम्स फंक्शन जो है वो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बता देगा। ठीक है, इस पूरा डेटा सेट को आपने सेलेक्ट कर लिया और आप ब्रैकेट बंद कर दोगे। कह रहा है 3 कॉलम। ये था रोज एंड कॉलम्स फंक्शन। वेरी गुड। अब हम आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, एक है डेटा हमारा पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथ एंड डेज का जो है ना, ये सेल्स का डेटा है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं रैंड बिटवीन। मैंने इक्वल्स टू नहीं डाला, वो भूल गए, तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। आर एन डी रैंड और बिटवीन। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू दे देते हैं कि 999 से लेके आप मेरे को कोई भी नंबर देते जाओ। और मैं इसको नीचे पहले ड्रैग कर लेता हूँ, बस आ गया रैंडम नंबर। यहाँ तक कर लो, सारा रैंडम आ गया नंबर। अब मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ज्यादा बड़ा बता दो। ठीक है, अब हमारे पास में ये डेटा है, सेल्स डेटा है हमारे पास, मंथ एंड डेज के बेस पे। अच्छा हाँ, ये हमारा जैन था, ये आ गया। अब हमारे पास ये डेटा है। अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मेरे को आप ये बताओ कि इस पूरे डेटा में हम 3 फंक्शन अभी सीखेंगे, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अच्छा, ये तीनों फंक्शंस क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। हमने डाला यहाँ पे काउंट, तो काउंट, तीनों काउंट के फंक्शन है, बट तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में लिखा हुआ है कि ये आपका क्या काउंट करता है, लेकिन तीनों में रिटर्न तो नहीं है ना। इसको हमें मेमोराइज करना है। काउंट कब यूज करना है, काउंट ए कब यूज करना है, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का तो साफ पता चल रहा है कि काउंट ब्लैंक शायद ब्लैंक को काउंट करेगा। तो हाँ, उसका बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि वो ब्लैंक को ही काउंट करता है। जो भी पूरा डेटा है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा डेटा है, आपने सेलेक्ट किया हुआ। अब वो आपको जानना है कि उसके अंदर में कहीं कोई ब्लैंक तो नहीं है, तो मैं काउंट ब्लैंक लगाऊंगा पहले, CONT काउंट। क्योंकि कभी कभी ब्लैंक डेटा भी हमारे पास में आता है ना, और हमें पता ही नहीं रहता, इतना बड़ा डेटा हमें पता ही नहीं कहाँ पे ब्लैंक है कोई सेल। तो हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर देंगे जितना डेटा है। अब ये तो बड़ा मैं तो माउस यूज कर रहा हूँ ना, बड़ा डेटा है तो माउस थोड़ी यूज करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पहले, नीचे तक पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर ये 1 लाख होता तो 1 लाख तक हो जाता सेलेक्ट। हाँ, और मैं फिर यहाँ नीचे तक जब हो गया तो मैं फिर राइट में मारूंगा। ये मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया 3 बटन में। अब मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया, अब मैं बंद कर दूंगा और एंटर। तो ये कह रहा है कि जी आपके में पूरे डेटा में 0 ब्लैंक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, परफेक्ट डेटा है मेरा। लेकिन कह रहा नहीं सर, उसमें ना कहीं कहीं ना आपका खाली भी है। तो ये मेरे को बता देगा कि आपके पूरे डेटा में 3 ब्लैंक्स हैं टोटल। आपने सिंपल ये फॉर्मूला डाल के रखा हुआ है आपकी शीट के एकदम स्टार्टिंग में, ऊपर डाल दिया आपने, और आपने पूरे उस रो को सेलेक्ट किया हुआ है। जब भी आप उसको फंक्शन को डालोगे, आपको पता चल जाएगा कोई ब्लैंक तो नहीं है, इस रो में कोई ब्लैंक है, इस कॉलम में कोई ब्लैंक है, उसके अगेंस्ट आपको दिखा देगा। आपको पता चल जाएगा कि कोई ब्लैंक है या नहीं। अच्छा, काउंट ब्लैंक ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ पूरे रो में सिंगल सिंगल भी काम करता है ये। जैसे काउंट ब्लैंक मैंने फॉर्मूला डाला और मैंने डेटा सेलेक्ट किया सिर्फ एक रो का, कि मेरे को बता, ये वाला ले लेते हैं ना, इसमें खाली है, मेरे को बता कि इस रो में कोई खाली है। कह रहा हाँ जी एक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ठीक है,
कि मेरे को बता, सिर्फ एक कॉलम का बता। मेरे को बता कि वेडनेसडे ट्यूसडे के अंदर में कोई मतलब ऐसा ब्लैंक तो नहीं है। मैंने ट्यूसडे का डेटा सेलेक्ट किया, वो कह रहा है एक ब्लैंक है। तो इसको ऐसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली काउंट क्या करता है आपका, अब आपका टोटल डेटा के अंदर में जैन फैब ये अल्फाबेट्स हैं, आपका टेक्स्ट है, और ये नंबर्स हैं, और ब्लैंक्स भी हैं, सब कुछ है। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, तो बंद किया, बोल रहा है 51। जो 51 रैक है इसमें। तो इस ये कह रहा है कि टोटल 51 हमारे पास में नंबर्स हैं। काउंट जो है आपका सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, सिर्फ नंबर्स को। देखिए 51 है ना टोटल, 51 है, यहाँ भी काउंट बताता है वो फिर 51, और सबका सम भी करके देता है। मैंने कुछ फॉर्मुला नहीं लगाया, और एवरेज ये तीन हमेशा देगा ये चीज। मैंने कोई मतलब कभी कभी मैंने को सम करने का जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा जाता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं ये, बड़ा हम कम गौर करते हैं, ये छोटी चीजें कौन पढ़ता है, ये कोई नहीं पढ़ता। तो मेरे को यहाँ जब सम दिया हुआ है, दिखा रहा है, हाँ, ऐसा मतलब नहीं दिखा रहा, और एवरेज ये दिखा रहा है। मैं इतना फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं सीधा यहाँ गया, मैं जैसे उस पर क्लिक किया ना, तो मेरा डेटा कॉपी हो गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मेरा सम आ गया। मैंने फॉर्मूला ही नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको ऐसे सेलेक्ट कर रखा था, मेरे को उसने सम दिखा दिया, इस पे क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया, पेस्ट कर दिया। बड़ा फास्ट है। ऐसे तो मेरा सम पे जाएगा हाँ, पूरा। बड़े डेटा पे काम करते हो तो रोज ऑफिस में इतना टाइम नहीं मिलता कि इतना इतना सारा हम फॉर्मूला लगाते हैं हर समय रहे। तो छोटे छोटे ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं। आपका काउंट क्या काउंट करेगा, सिर्फ नंबर्स को। हाँ, मैंने तो ये पूरा सेलेक्ट किया था ना, लेकिन उसने सिर्फ नंबर को काउंट किया। अब काउंट ए क्या करता है, काउंट ए आपका, आपका पूरा डेटा मैंने जब सेलेक्ट किया, तो ये कितना हो गया आपका 67। आपका ये अल्फाबेट्स को भी काउंट करेगा, लेकिन ये ब्लैंक, इसमें ये भी काउंट कर लिया और ये भी काउंट। ये भी काउंट कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि इसने ये ब्लैंक्स को काउंट किया है कि नहीं। ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि ब्लैंक काउंट कर रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारे 51 थे, 51, और ये कितने हमारे 6 हैं, तो 57 हो गया। 57 प्लस आपका ये कितना है टोटल, ये आपका 10 है, तो 67 हो गया। इसका मतलब कि ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। इसी वजह से काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है वो बनाया गया। अब आपका काउंट जो है क्या करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करेगा। काउंट है क्या करेगा, नंबर्स एंड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट, मतलब एबीसीडी भी लिखा है तो भी वो टेक्स्ट ही है, तो उसको काउंट करेगा, सबको काउंट करेगा। डेट होगा कोई तो उसको भी करेगा, लेकिन स्पेस काउंट नहीं करेगा ये। स्पेस काउंट, ब्लैंक काउंट कराने के लिए हमें ब्लैंक यूज करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ओनली ब्लैंक को काउंट करेगा। इसको काउंट नहीं करता है। हाँ, ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता ना, काउंट ए वाला, हमने तो उसको काउंट करवाया था ना, तो इसने ये ब्लैंक्स को काउंट नहीं किया। नहीं किया है। ब्लैंक काउंट कराने के लिए ब्लैंक वाला फंक्शन लगाना पड़ता है। तो ये हमारे हो गए। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हाँ मैं? हाँ बताइए। अब जैसे अभी आपने उसी डेटा में चले गई है, सो काउंट ए जो है सब कुछ कर रहा है, काउंट जो है खाली नंबर्स कर रहा है। क्या हम दो फॉर्मूलाज को कंबाइन कर सकते हैं? काउंट प्लस काउंट ब्लैंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप फॉर्मूलाज बनाएंगे ना, तो यही तो होता है कि हमने अभी फंक्शन सीख रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं, फिर हम वर्ड्स बनाते हैं। तो दो फॉर्मूला को आप मर्ज कर सकते हो, ऐसे करके देख लेते हैं। मन में क्वेश्चन आ ही गया तो देख ही लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। मैंने काउंट किया सारा डेटा को, उसको बंद कर दिया, प्लस शिफ्ट दबा के प्लस, फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट ब्लैंक, और मैं फिर से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, तो दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, पूरा डेटा दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा रेंज मांग रहा है ना। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। अब देख, चार वहां से आ गया और तीन वहां से आ तो आपका 54 आ गया। तो इसको फॉर्मूला, अब हमारा बच गया तीन फॉर्मूलाज, करते हैं बस छोटे छोटे से। अलग शीट ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुंदन SIH कर लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में नाम दिए हुए हैं रैंडमली। और मतलब जो डेटा देने वाला था वो भी उसने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। वह मेरे को तो लेकिन डेटा क्लीन चाहिए। एक सिस्टम से कोई आदमी नाम लिखता है, ये क्या है कि कुछ कैपिटल कर दिया कुछ छोटा कर दिया। ये तो एकदम ही बेकार लग रहा है देखने में भी। मैं किसी को ये डेटा दे नहीं सकता। इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे पास तीन फंक्शंस होते हैं। अपर, एक होता है आपका लोअर, एक होता है आपका प्रॉपर। ठीक है। तो इनमें क्या है कि मेरे पास ये डेटा तो है, लेकिन ये डेटा मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। अब मेरे को जो डेटा मांग रहा है, बैंक्स वाले क्या करते हैं, हर डेटा को ना वो लोग कैप्स में लिखते हैं। ईमेल भी आप दोगे तो वो कैप्स में ऑटोमेटिक हो जाएगा। सारा चीज कैप्स कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो अपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डेटा है इक्वल्स टू, मैं यहाँ लगाऊंगा अपर। मैं चाहता हूँ सारे कैपिटल में हो। तो अब ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। अपर लगाया, मैंने ये सेलेक्ट किया। या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता था। पूरा कुंदन सिंह आपका कैपिटल में लिखा हुआ आ गया। और मैं इसको बस ड्रैग कर दूंगा, सबका नाम कैपिटल में आ गया। इसी को टू उसके बाद आपने सेल दे दिया उसको, ठीक है। क्लास में जाते हैं। अब हम इसको दोबारा से चला के देखते हैं क्या हमको करना है। जैसे नॉर्मली हम सारे फंक्शंस यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे यहाँ भी। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया कौन सा, अपर फॉर्मूला। UP आपको हिंट भी देता है। अपर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मांग रहा है टेक्स्ट दो मुझे, तो मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया। अब मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर। ड्रैग किया, आ गया। सबका नाम आ गया कैपिटल में। सिमिलरली लोअर का मतलब ये होता है कि सबके सब स्मॉल में हो जाएंगे, स्मॉल केस में। लोअर, तो सबके सब लोअर केस में चले गए। मैंने इसको वैल्यू दे दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब कुंदन सिंह जो है वो लोअर केस में चला गया। अब मैं चाहता हूँ सबका नाम लोअर केस में रहे, क्योंकि गूगल जो है वो हर किसी का ईमेल आईडी लोअर केस में बनाता है। आप कैप्स में डालोगे तो वो लोअर केस में कर देगा। अच्छा, प्रॉपर नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है, वो प्रॉपर फॉर्मेट होता है। प्रॉपर, मेरे को ये नहीं चाहिए कि सब कैपिटल या सब स्मॉल। भाई पहला वर्ड कैपिटल हो बाद में स्मॉल हो। मैंने इसको दे दिया टेक्स्ट। प्रॉपर फंक्शन डाला, वो कहता मुझे टेक्स्ट दो, मैंने टेक्स्ट दे दिया। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। अब मेरा पहला वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल, फिर अगला वर्ड कैपिटल फिर स्मॉल। तो ये तीन बड़े ही बेसिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बहुत बड़ा डेटा पे। क्योंकि जब आप काम करते हो, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इस तरीके का उनको डेटा दोगे। ऐसा उसको बीच में डेटा अगर मिल जाता है ना, जो भी डेटा चेक कर रहा है या देख रहा है, अभी फाइनेंस टीम ऑडिट कर रही है, तो यार क्या डेटा रखता है मेंटेन करके, दोबारा नहीं मिलेगा। सब हमारा अपर लोअर और प्रॉपर फंक्शन होगा। तो ये जो हमारे टोटल कितने फंक्शंस हो गए, आज हमारे टोटल हो गए हमारे 20 फंक्शंस। तो ये 20